मोदी जी को एक मदारी के रूप में देखता हूँ। वो सिर्फ एक तमाशा करते हैं और तमाशा करने में वो माहिर हैं। जैसे एक जो मदारी होता है वो जो डमरू बजाता है तो वहाँ भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। इस मतलब नार्को टेस्ट होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री का होना चाहिए। उन्होंने इतना झूठ बोला है, मैं चाहूँगा कि उन्हें मशीन पर बिठाएं और उन्हें दिखाई दे रहा है कि वो परिवार को ही दोषी ठहरा देंगे इस तरह से। तो और आज ये घटनाएं उन लोगों के साथ हो रही हैं, कल को हमारी बेटियों के साथ होंगी। अगर हम जान जाती है तो जाए, उस जिंदगी जीने से क्या फ़ायदा जिसमें इतनी जलालत भरी जिंदगी जीनी पड़े। अपराधी को इस सरकार ने हमेशा बचाने का काम किया है। इन पर सरकार चलाना नहीं आता, ना इन्हें सरकार चलाने की कोई समझ है। इन्होंने देश का बिल्कुल इस टाइम नाश कर दिया है और हम लोगों को अब ये समझना पड़ेगा। इन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया, बहुमत में है। अब हमें पूर्ण बहुमत में सड़कों पर उतरना पड़ेगा ताकि इनकी तानाशाही ना चले। एक जाति विशेष के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया है और जो अपराधी हैं उन्हें बचाने का काम किया है और वहाँ पे धारा 144 लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो कहीं जो है दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। और योगी जी गुंडाराज खत्म करने की बात करते थे। उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंवर अम्मार साहब जो हैं मौजूद हैं, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के प्रदेश सचिव हैं। सर क्या कहेंगे, योगी जी अपराध खत्म करने की बात करते थे और आज जो हालात चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आज जो ये नारा दिया करते थे बेटी बचाओ, ये नारा नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी। प्रदेश के अंदर बेटी आज सुरक्षित नहीं है। हाथरस, बुलंदशहर और बहुत आपके सहारनपुर के अंदर, मतलब हर जगह ये इस टाइम जो स्थिति बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी ने पहली चेतावनी दे दी थी कि बेटी बचाओ। आज हमें खुद सक्षम होना पड़ेगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। हम इन पर निर्भर नहीं रह सकते और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहूँगा कि वो जो है इस्तीफ़ा दे दें, इससे बेहतर तो। राम राज्य की सरकार बात करती थी, क्या यही है राम राज्य? देखिए, राम राज्य स्थापित करने वाले ये लोग आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीड़ित परिवार है उससे राष्ट्रीय लेवल के नेता मिलना चाह रहे हैं, संवेदना प्रकट करना चाह रहे हैं। क्या वो जघन्य अपराध है? आज उन पर लाठी भांजी जा रही हैं, क्या वो जघन्य अपराध कर रहे थे? अगर एक पीड़ित परिवार है उससे आप संवेदना प्रकट करना चाहते हैं तो क्या वो अपराध है? वो और जो अपराधियों ने बचाने का काम किया जा रहा है, क्या ये राम राज्य है? आप खुद देख लीजिए। योगी जी कह रहे हैं कि ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश को जो है किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विपक्ष वहाँ पहुँच रहा है। बिल्कुल नहीं। हमेशा जो देखिए, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा अलग है, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि एक राष्ट्रीय लेवल के नेता के साथ इतनी बदसलूकी की जा रही है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और रही बात उसकी कि राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ संवेदना प्रकट करने जा रहे थे और इसमें राजनीति की तो बात ही नहीं रह गई है। हाथरस में जो पीड़ित परिवार का घर है वहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन उसी में ही एक विशेष तबके के लोग जो है बड़े पैमाने पर जो है मीटिंग का आयोजन करते हैं कि किस तरीके से अपराधियों को बचाया जाए। इस पर क्या कहेंगे? फिलहाल जो सरकार है वो विशेष जाति के लिए काम कर रही है और वो विशेष जाति के लोगों को ही बचाने के लिए वो सब कुछ किया जा रहा है। आप खुद देख लीजिए, इतना बड़ा शासन प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, जितना शासन प्रशासन वहाँ पे योगी ने लगा रखा है। अगर वो वो जो शासन है और वो प्रशासन है, अगर वो प्रदेश में काम करता तो आज जो ये घटनाएं घट रही हैं ये घटनाएं ना घटती। और वहाँ पे धारा 144 लागू करने का क्या मतलब था? एक पीड़ित परिवार जिसके साथ इतना दुखद घटना घटी हो और वो आज इतने डर के साए में जी रहा है कि वो कह रहा है कि अगर यहाँ से मीडिया चली गई, पुलिसकर्मी चले गए तो हमारी जान को खतरा है। जिस एसएसपी के पूरे कहने पर पूरे प्रकरण में ये मामला हुआ है उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये कोई जवाब नहीं दे रहा। देखिए, ये जो डीएम साहब को ये मात्र जैसे लॉलीपॉप दे देते हैं ना बच्चे को, वो सिर्फ इस घटना को दबाने के लिए किया जा रहा है। और ये जो डीएम मतलब जो प्रशासन है वो कठपुतली है शासन की, और वो शासन के कहने पे ही सब कुछ किया जा रहा है। ये नहीं है कि वो इसमें सिर्फ प्रशासन का हाथ है। इसमें मैं सीधा सा इल्ज़ाम लगाऊंगा योगी सरकार पे, जो कायर योगी सरकार है, डरपोक बीजेपी पे, जो बेटी बचाओ के नारे लगाकर, वो नारा नहीं था बल्कि वो एक चेतावनी थी। हमें वक्त रहते जो है संभल जाना चाहिए था। और इस टाइम जो वहाँ पे डीएम साहब को जो इन्होंने सस्पेंड किया है वो सिर्फ एक जो है लॉलीपॉप देने का काम किया है, इस मामले को दबाने का काम किया है। नहीं तो इससे कुछ नहीं होने वाला और ना ही उनका कुछ बिगड़ेगा।
मोदी जी का एक नारा मैं कल देख रहा था, एक बहुत पुराना नारा है कि मारना है तो मुझे मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, और मंच पे रोते हैं मोदी, लेकिन इस मामले पे उनकी चूं तक नहीं निकलती। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं मोदी जी को एक मदारी के रूप में देखता हूँ। वो सिर्फ एक तमाशा करते हैं और तमाशा करने में वो माहिर हैं। जैसे एक जो मदारी होता है वो जो डमरू बजाता है तो वहाँ भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। इस चीज़ में जो हमारे मोदी जी हैं वो माहिर हैं। अब एक नार्को टेस्ट की बात चल रही है, पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट, ये कहाँ तक उचित है? मतलब नार्को टेस्ट होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री का होना चाहिए। उन्होंने इतना झूठ बोला है, मैं चाहूँगा कि उन्हें मशीन पर बिठाएं और उनसे सवाल करें, तब पता चलेगा उन्होंने देश के लिए क्या किया। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब है, व्यापार जो है डूबा हुआ है, और बेटियों की हाल क्या है, मतलब हर स्तर पे हमारे देश जो है डाउन पे है। तो मैं नार्को टेस्ट की बात करूँगा, उस पर जो है हमारे जो बीजेपी सरकार के जो उच्च जो मंत्री हैं उन्हें बिठाया जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी को बिठाया जाए, उनसे सवाल किए जाएं, तब पता चलेगा कि इस नार्को टेस्ट का मतलब क्या है। पीड़ित परिवार के साथ नार्को टेस्ट करने का क्या मतलब है? वो मतलब आने वाले समय में हमें बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि वो पीड़ित परिवार को ही दोषी ठहरा देंगे इस तरह से। तो और आज ये घटनाएं मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे भारतवर्ष और प्रदेशवर्ष के लोगों को कहना चाहूँगा कि आज ये घटनाएं उन लोगों के साथ हो रही हैं, कल को हमारी बेटियों के साथ होंगी। अगर हम एकता के साथ इस मुद्दे पे इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, इसमें अगर जान जाती है तो जाए, उस ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा जिसमें इतनी जलालत भरी ज़िंदगी जीनी पड़े। तो मैं अपने तमाम साथियों से यही कहूँगा, तमाम लोगों से यही कहूँगा, तमाम पार्टियों से यही अनुरोध करूँगा कि हमें एक होने का ये जो समय है वो एक होने का समय है। और जो राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय लेवल के नेता के साथ जो वहाँ दुर्घटना घटी, इस तरह से लाठें भांजी जा रही हैं, क्या उन्हें नहीं पता वो कौन है? क्या मतलब है ये सब? बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में बात करूँगा। उनको जेड सुरक्षा ये सरकार देती है, जो किसानों को आतंकवादी कहती है, देश के संविधान पर टिप्पणी करती है, उसको सुरक्षा दी जाती है। बहन बेटियों को जिनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही है, आज हाथरस का परिवार डर रहा है वहाँ पर। इस पर बात करें। देखिए, जो कंगना रनावत है वो एक अभिनेत्री थी, और एक अभिनेत्री को जेड सुरक्षा देना ये कहाँ तक उचित है? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी बेटी इस टाइम सुरक्षित नहीं है, उसके साथ ये घटनाएं घट रही हैं, उसे कोई सुरक्षा देने का काम नहीं किया जा रहा है। एक अभिनेत्री को जेड सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। तो प्रदेश की जो प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की नीति है वो सब समझ से बाहर है। सबसे बड़ी बात यह है, इन पर सरकार चलाना नहीं आता, ना इन्हें सरकार चलाने की कोई समझ है। इन्होंने देश का बिल्कुल इस टाइम नाश कर दिया है, और हम लोगों को अब ये समझना पड़ेगा, इन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया। जब मैं छोटा था तो आज तक यकीन मानिएगा मुझे ये नहीं पता था, जब हम पढ़ते थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हम सब एक साथ रहते थे। हमारे ये जो योगी आदित्यनाथ है, ये भारत की संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं, और भारत की संस्कृति जो है एकता में विश्वास रखती है। अब एकता को तोड़ने का सबसे पहले इन्होंने काम किया, और आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। हमें सबसे पहले उन्होंने तोड़ के कमज़ोर करने का काम किया। हमें सबको सबसे पहले एक होना पड़ेगा, एकता के साथ अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, और उसके बाद जो संविधान विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार को इस देश और प्रदेश से उखाड़ने का काम करना पड़ेगा, और हमें सबको सड़कों पे उतरने का काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँ कि जो शासन प्रशासन और गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, ये इस टाइम ये समझते हैं कि ये पूर्ण बहुमत में है। अब हमें पूर्ण बहुमत में सड़कों पर उतरना पड़ेगा ताकि इनकी तानाशाही ना चले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ जो है प्रदेश युवा अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, वो इस बारे में क्या कहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं अपराध बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब से योगी सरकार, ये गुंडा राज सरकार आई है, तब से अपराध बढ़ा है। और हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, योगी जी, कि प्रदेश में अपराध जब से भाजपा सरकार आई है प्रदेश में अपराध कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि प्रदेश में कितना अपराध बढ़ा है और किस हद तक अपराध बढ़ने की किस हद तक जा सकता है। तो अभी जिस तरह योगी ने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या ऊपर पहुंच चुके होंगे, लेकिन आज जो हालात है वहाँ हाथरस में पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर जो है भारी आवाज़ में बात करते हैं जो आरोपी हैं, बलात्कारी हैं, जो उसके परिवार के लोग। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो योगी जी कह रहे हैं कि अपराधी जेल में होंगे या ऊपर होंगे,
मैं तो यही कहूँगा कि अपराधी को इस सरकार ने हमेशा बचाने का काम किया है। एक जाति विशेष के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया है और जो अपराधी हैं उन्हें बचाने का काम किया है और वहाँ पे धारा 144 लागू की गई है। लेकिन आपके माध्यम से एक बात कहूँगा, अरे जब वहाँ पे धारा 144 लागू है तो वहाँ पे जो ऊंचली जाति के लोग हैं, क्योंकि हमें तो ये छोटा मानते हैं ना, हमें ये छोटा मानते हैं। ऊंची जाति के लोग एक बहुत बड़ी एक मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं और उसमें बोलते हैं कि मैं बच्चे निर्दोष हैं। अरे जब पीड़ित खुद अपना बयान दे के जा रही है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, उसकी जीभ तक काट दी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया के साथ कितनी बदतमीजी हुई है, मीडिया को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं सारे सबूत मिटाने का एक जरिया था, मीडिया ना जाए और 15 दिन बाद वहाँ पे 15-20 दिन में उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए गए। रात में उसकी लाश, हिंदू धर्म में क्या होता है, मैं अगर हिंदू धर्म की बात करूं, क्योंकि ये हमें जब चुनाव आता है ना, तो हम लोगों का ये वोट लेने के लिए हम लोगों को हिंदू बना देते हैं कि भाई आप हिंदू हो। लेकिन आज हमारे हिंदू प्रधानमंत्री, हमारे हिंदू मुख्यमंत्री, ये एक इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो एक दलित की बेटी थी। दलित शब्द, वाल्मीकि समाज की एक बेटी थी, इसी वजह से उनका एक शब्द नहीं निकला। अगर वो किसी जैसे प्रियंका रेड्डी, पूरा हिंदू समाज सड़कों पे था, सारे हिंदू संगठन सड़कों पे थे, और आज हमारे अगर वाल्मीकि समाज की बेटी, मैं कहीं ना कहीं अपने वाल्मीकि समाज को भी इस मामले में कहना चाहूँगा कि आप जब वोटिंग होता है ना, आज तक की, इस केस से पहले तक की अगर मैं बात करूं, तो हमारे वाल्मीकि समाज ने हमेशा बीजेपी का पक्ष लिया है। लेकिन आज वे अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि इन्होंने इन्हें पता दिला दिया है कि आप हिंदू नहीं हो, आप दलित हो, वही छोटी नीची जाति के हो। तो जवाब देंगे जी बिल्कुल। हमारा आज दलित समाज भी, वाल्मीकि समाज भी आज सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है, और हम अपनी बहन और इस देश में अपनी पार्टी के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निकलजे जी के माध्यम से हम इस पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाएंगे, और ताकि अपराध कहीं ना कहीं रोका जा सके। शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपनी राय रखी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।